चुनाव आयोग ने मंगलवार को झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 288 विधानसभा वाले महाराष्ट्र का चुनाव सिंगल फेज में 20 नवंबर को होगा। वहीं 81 विधानसभा सीट वाले झारखंड में 2 फेज में 13 नवंबर को और 20 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को काउंटिंग की जाएगी। इसके अलावा जो है 15 राज्यों के अंदर 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव किया जाएगा, जिसमें से 2 लोकसभा सीटें जिन पर चुनाव होना, उसमें केरल की वायनाड लोकसभा सीट और महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट शामिल है। वहीं जो 48 विधानसभा हैं उसमें से उत्तर प्रदेश की 9 सीट, राजस्थान की 7, असम की 5 और पंजाब की 4 सीट शामिल हैं। इसके अलावा वायनाड और लोकसभा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि वायनाड जो है सीट राहुल गांधी के खाली होने के बाद थी और उसके बाद इस सीट पर चुनाव कराया जा रहा है। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज चुका है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र में चुनाव कराने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद आदर्श आचार संहिता महाराष्ट्र में लागू हो गई। 20 नवंबर को चुनाव होगा और 23 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटों की गिनती होगी। जिस तरीके से अंदेशा लगाया जा रहा था और राज्य सरकार लगातार मांग कर रही थी कि महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव कराया जाए, उसे ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र के सभी 288 सीटों के लिए एक फेज में चुनाव कराने का निर्णय ले लिया है, जिसके लिए तैयारियां इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरी कर ली गई है। 9 करोड़ से ज्यादा वोटर्स होंगे जो कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान वोटिंग कर पाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने और कहा है कि मुंबई में और बूथ बढ़ाए जाएंगे। जिस तरीके से तमाम सारे राजनीतिक दलों की मांग थी कि पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ाई जाए, उसको ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने आज ऐलान किया है कि मुंबई में पोलिंग बूथ बढ़ाए जाएंगे, महिलाओं के लिए अलग से पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा और हर वो सुरक्षा ध्यान में रखी जाएगी जिससे आदर्श आचार संहिता किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। महाराष्ट्र के सभी 288 सीटों पर एक चरण में चुनाव होगा और इसके लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है। आज से महाराष्ट्र के चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने कमर कसी हुई है। महाविकास अघाड़ी से लेकर महायुति तक के लोग अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन अब आखिरी फैसला 23 नवंबर को होगा कि किसके दावे में कितना दम है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। तमाम संभावनाओं और आशंकाओं को दरकिनार करते हुए आखिरकार चुनाव आयोग ने झारखंड में 2 चरणों में चुनाव कराने का निर्णय लिया। 13 नवंबर और 20 नवंबर, इन 2 तारीखों पर झारखंड में विधानसभा की 81 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होंगे। 23 नवंबर को परिणाम घोषित होगा। ऐसे में कल ही बीजेपी ने जहां एक तरफ चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक कर चुनाव प्रबंधन को अंतिम रूप दिया था, वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति, जो कि पार्टी की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है, उसकी भी बैठक करके तमाम रणनीतियों को अंतिम रूप देने का काम कर दिया गया था। दूसरी तरफ बीजेपी खुद को, जैसे कि पहले से कहती रही है, चुनाव के लिए हमेशा से तैयार बताती है और बीजेपी के जो सह प्रभारी हैं यहाँ, हिमंता बिस्व शर्मा जी, उन्होंने कल ही ऐलान कर दिया है कि चुनाव की घोषणा होने के 48 घंटे के अंदर ज़्यादातर सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन जो जानकारियां हैं कि लगभग 35 सीटों पर कल तक प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी कर देगी। अब जो इंडिया गठबंधन है वो भी अपने तरीके से इसमें तेजी लाएगा, क्योंकि समय बहुत कम है और चुनावी लिहाज से करना बहुत कुछ है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, जैसे ही चुनाव का समय आता है या घोषणा किया जाता है, उससे पहले तमाम पार्टियां अपने अपने तरफ से लोक लुभावने वादे शुरू कर देती है।
अब इसी को लेकर के कर्नाटक के रहने वाले शशांक श्रीधर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और उन्होंने कहा है कि इस तरीके की घोषणा को रिश्वत के तौर पर लिया जाना चाहिए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और साथ ही मूल याचिका के साथ कोर्ट ने इस याचिका को भी संलग्न कर दिया है। इससे पहले 2022 में बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर की गई थी और उन्होंने कहा था कि इस तरीके के लोक लुभावने वायदे से देश पर और राज्यों पर बोझ बढ़ता है, टैक्स पर बोझ बढ़ता है, लिहाजा इसे गैर कानूनी घोषित किया जाए। देखना होगा इस नई याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का क्या जवाब देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ गोपाल कृष्ण। मध्य प्रदेश बीजेपी के सदस्यता अभियान के महापर्व का दूसरा चरण आज समाप्त हो गया है। पहले चरण में मध्य प्रदेश बीजेपी ने 1 करोड़ से ज़्यादा नए सदस्य बनाए थे। मध्य प्रदेश बीजेपी का टारगेट 1.5 करोड़ लोगों को अपने सदस्यता अभियान में जोड़ना है और अब दूसरे चरण में हालांकि अभी अंतिम आंकड़ा नहीं आया है, मगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा का दावा है कि 1.5 करोड़ का लक्ष्य पा लिया जाएगा और कहीं ना कहीं इस सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस ने तमाम सारे सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का सवाल है कि जो सदस्य जोड़े जा रहे हैं वो झूठे जोड़े जा रहे हैं और अंदर भी सदस्यता अभियान को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, यानी पार्टी के लोग भी इस सदस्यता अभियान को लेकर कहीं ना कहीं निशाना साध रहे हैं। इस पूरे दौर में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि मध्य प्रदेश इकाई का दावा है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सदस्य बनेंगे और इन सदस्यता अभियान को लेकर अब दूसरे चरण के बाद सक्रिय सदस्यों का अभियान शुरू होगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का फिर एक बार पार्टी लक्ष्य तय करेगी। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा और जदयू में खींचातानी चल रही है। बिहार में कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं दोनों पार्टियों के नेता। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के जो प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी, उनके साथ बैठक हुई दोनों की। झारखंड मसले पे, झारखंड चुनाव को लेकर के, सीटों को लेकर के बैठक हुई, बात हुई। लेकिन भाजपा जो झारखंड में जदयू को 2 सीटें देना चाहती है, इस पे जदयू तैयार नहीं है। एनडीए में कहीं ना कहीं अशोक चौधरी के अंदर नाराजगी स्पष्ट देखी जा रही थी। अशोक चौधरी ने जो बयान मीडिया से दिया वो स्पष्ट देखी जा रही थी कि उन्होंने कहा कि समझौता नहीं हो पा रहा है क्योंकि भाजपा जो है 2 सीटें देना चाह रही है झारखंड में, जो जदयू नहीं चाहती। हालांकि आज बैठक के बाद उसके बाद क्या मामला निकल करके सामने आता है ये देखने वाली बात है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। बहराइच में हिंसा बवाल के बीच मृतक के जो परिजन है वो मुलाकात करने सीएम आवास से पहुंचे थे। करीब 12:30 बजे के आसपास वो सीएम आवास पे मुलाकात की है। फिर जो मृतक है उनके परिजनों ने मुलाकात की है। पर जो परिजनों में बात की जाए तो उनकी पत्नी, माता पिता, छोटे भाई हैं। करीब 45 से 50 मिनट के आसपास जो परिजन थे, जो मृतक के परिजन थे, वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और मुलाकात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम तरह के आश्वासन दिए हैं और कहा है कि जो भी जो काम हुआ, जो ये मौत हुई है उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो एक नजीर पेश करी, कठोरतम कार्रवाई हुई। क्योंकि जिस तरह से रामगोपाल मिश्रा की हिंसक रूप में उसकी मृत्यु कर दी गई थी, उसकी मौत के घाट उतार दिए गए थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर बात की तो 36 छर्रे उसके शरीर पर लगे थे। तो यानी ये बताता है किस तरह से इसको जो विशेष समुदाय के लोगों ने टारगेट करके जो निर्मम हत्या की। उसके बाद योगी आदित्यनाथ लगातार पल पल की अपडेट ले लें। हालांकि जो मृतक के जो परिजन है उन्होंने तमाम तरह की मदद भी मांगी है। तो उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया और कहा है कि जो भी कार्रवाई होगी नजीर पेश की जाएगी। पर जो मृतक के जो परिजन उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो आरोपी है, यानी जो मुख्य आरोपी है, उनके खिलाफ इनकाउंटर हो, उनके घर कभी भी बुलडोजर चले। और हम गोपाल के छोटे भाई हैं, चचेरे। हम आज आए, सीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई। जो आश्वासन उन्होंने दिया है वही आश्वासन की हमें ज़रूरत थी और उन्होंने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो आर्थिक हो सकेगा वो भी हम करेंगे। इसमें एक आवास की भी बात की है और शायद हमारी भाभी के लिए कुछ जॉब के लिए भी बात किए हैं और लगभग 10 लाख रुपए की राशि देने के लिए भी कहा है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो आश्वासन उन्होंने दिया है उससे हम संतुष्ट हैं पूरी तरीके से। वीडियो जर्नलिस्ट शाहनवाज खान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।
कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल का बिहार में आंशिक असर है। बिहार के तमाम अस्पतालों की बात करें तो एम्स, आईजीआईएमएस, तमाम मेडिकल कॉलेजेस जैसे पीएमसीएच, एनएमसीएच, एसकेएमसीएच में डॉक्टरों ने आंशिक विरोध जताया है। ऐसे डॉक्टरों ने या तो काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध जताया है या फिर उपवास रखकर विरोध जताया है। ऐसे डॉक्टरों का साफ तौर पे कहना है कि पहले चरण में गांधीयन फिलॉसफी का अनुसरण करके हम आगे बढ़ रहे हैं। यदि कोलकाता में उन डॉक्टरों को न्याय नहीं मिला, सरकार उनकी बात नहीं सुनी, तो बिहार में भी तमाम मेडिकल कॉलेजेस, अस्पताल में कुछ उसी अंदाज में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। गुजरात में इस साल मानसून की जमकर बारिश हुई थी और इसके कारण पूरे राज्य में नदी नाले उफान पर रहे थे और इस बाढ़ बारिश के कारण राज्य में किसानों की फसलें पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। बची हुई फसलें बची थी जिनसे किसानों को उम्मीद थी कि उनका जीवन यापन हो जाएगा, लेकिन अब बेमौसमी बारिश ने उन फसलों को भी बर्बाद करने की ठान ली है। हालांकि राज्य सरकार ने अतिवृष्टि के कारण हुए किसानों के नुकसान को मुआवजा देने का ऐलान किया था, लेकिन एक बार अब जब अक्टूबर के महीने में फिर से बेमौसम बारिश हो रही है तो किसानों को व्यापक नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। खेतों में पकी हुई मूंगफली खेतों में सड़ रही है तो कपास की फसल और सोयाबीन की फसल जो अब पक चुकी थी वह भी खेतों में सड़ने लगी है। मौसम विभाग अब भी राज्य में कई जगहों पर भारी बारिश की आशंका जता रहा है। ऐसे में अन्नदाता एक बार फिर से खाली हाथ होता हुआ नजर आ रहा है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पूरा का पूरा बॉलीवुड सदमे में नजर आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को खतरा है तो वो है सलमान खान। इनको पहले भी बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकियां मिल चुकी है। उसके बाद मुंबई पुलिस की तरफ से उनके घर के बाहर जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई थी, लेकिन अब और ज़्यादा सुरक्षा उनको दी जा रही है। Y+ की सुरक्षा सलमान खान को दी जा रही है। इस समय हम सलमान खान के घर के बाहर मौजूद है और सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मुंबई पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, जगह जगह पुलिस का जो वैन है वो खड़ा है। पूरी जो निगरानी है वो मुंबई पुलिस की तरफ से रखा जा रहा है। इसके साथ ही उनकी गाड़ी के साथ एक पुलिस का वाहन भी चलेगा। इसके अलावा एक कांस्टेबल हमेशा उनके साथ मौजूद रहेगा और अगर वो कहीं शूटिंग पर जाते हैं तो उसके पहले वहाँ के पुलिस को अलर्ट किया जाएगा, जानकारी दिया जाएगा। पुलिस उस जगह पर जाएगी, वहाँ पर जायजा लेगी, उसके बाद सलमान खान के काफिले को आगे बढ़ाया जाएगा। वैसे में ये देखना होगा कि आखिरकार जिस तरीके से लगातार बिश्नोई गैंग सलमान खान को अपना निशाना बना रहा है, उससे उनको, उनके परिवार को राहत कब मिलता है। कैमरामैन बाला के साथ में अंशुल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।